नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार। उत्तराखंड के ब्रेकिंग न्यूज। जोशीमठ में दरारों का दायरा बढ़ने से फिर बड़ी दहशत। उत्तराखंड मौसम। घने कोहरे के चलते पंतनगर दिल्ली फ्लाइट रद्द। हमने भर्ती घोटालों को दबाने का काम नहीं किया, धामी। रानी के चौबटिया आग हादसा। सैन्य आवासों में आग से 20 कमरे खाक। उत्तराखंड वाहनों पर अब होगा भारत सीरीज नंबर। नर्सिंग छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। पुरानी पेंशन को चलेगा हस्ताक्षर अभियान। देहरादून। स्पेशल डॉक्टरों के लिए बदले जाएंगे नियम। इगास पर्व की तरह उत्तरायणी में भी देश भर में मनाया जाएगा। 2 लाख किसानों की निधि पर पड़ा संकट। अल्मोड़ा बस हादसा। कार से टक्कर के बाद बस पलटी, 1 की मौत और 10 लोग घायल। मकर संक्रांति। चित्रशिला घाट पर उमड़े श्रद्धालु। कुमाऊं विश्वविद्यालय में लंबे समय से जमे कर्मियों का होगा तबादला। 67% से ही कर वसूल पाया निगम। बारिश जैसी बरसी कोहरे की नमी से दिन भर ठिठुरा हल्द्वानी। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो यूका। हल्द्वानी। लाल निशान के बाद भी बेस अस्पताल में इमारत का निर्माण। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव डॉक्टर सिन्हा बोले, जमीन की दरारें आपस में मिली तो होगी मुश्किल। जोशीमठ भूमि धसाव। जोशीमठ में भूधसाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिंह और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती की इस याचिका पर सुनवाई करेगी। भूधसाव का संकट झेल रहे जोशीमठ में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार रात नगर के सिंहदार वार्ड और नेशनल हाईवे का ताजा दरार आने से लोग बेहद डरे हुए हैं। चिंता की बात यह है कि यह दरारें लकीर के पैटर्न में आ रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। भूधसाव को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं बद्रीनाथ के रावल ईश्वरा प्रसाद नंबूदरी ने जोशीमठ में परियोजनाओं को रोकने का आग्रह किया है। शनिवार रात लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस से सिंहद्वार गल्ला गोदाम तक ही 50 से अधिक जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में दरारें आ गई। सिंहद्वार निवासी सूरज सिंह ने बताया कि उनके मकान में आई हल्की दरारें शनिवार रात 1 से 2 इंच तक चौड़ी होगी। होटल हिमालयन के मालिक मोहम्मद सिद्दीकी ने बताया कि उसके होटल और घर के सामने सड़क पर 8 इंच नई दरारें आई है। रानीखेत। चौबटिया छावनी परिसर स्थित सैन्य अफसरों के आवासीय परिसर में शनिवार रात अचानक भीषण आग लग गई। अग्निकांड में 20 कमरे जलकर राख हो गए। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर रविवार को करीब 7:30 बजे आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से व्यापक नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। रानीखेत दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार करीब 9:15 बजे चौबटिया आर्मी कैंपस स्थित ऑफिसर कॉलोनी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद रानीखेत दमकल कर्मचारियों कोतवाली दरोगा मोहन सिंह सोन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग बिखरा रूप ले चुकी थी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवानों के अलावा सेना के अधिकारियों और सेना जवानों की भी मदद ली गई। फायरमैन आफिस कासिम अली ने बताया कि अग्निकांड में करीब 20 कमरे और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार तड़के 4:30 बजे भीषण आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री बस्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2014 से भर्ती घोटाले हमारे सामने आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने घोटालों को दबाने का काम नहीं किया। जहां भी गड़बड़ी हुई है गिरफ्तारी की है। अब तक 55 लोग गिरफ्तार किया जा चुके हैं। रविवार को खटी में पहुंचे सीएम ने तराई बीज निगम परिसर में आयोजित 6 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम के दौरान यह बात की। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती में गड़बड़ी सामने आती है, त्वरित कार्रवाई की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही परीक्षा दोबारा कराने के साथ ही अभ्यर्थियों की फीस और आने जाने का खर्चा भी निःशुल्क कर दिया गया है। पंतनगर, जौलीग्रांट और डोईवाला में घने कोहरे के कारण उड़ानों का शेड्यूल बुरी तरह गड़बड़ा गया है। कोहरे के कारण रविवार सुबह दिल्ली से आया एलायंस एयर का विमान जौलीग्रांट लैंड नहीं कर सका। पंतनगर दिल्ली के बीच प्रतिदिन आने जाने फ्लाइट भी रविवार को नहीं उड़ सके। मौसम विभाग ने अगले 2-3 पहाड़ पर मौसम साफ रहने और मैदान में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है।
पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुमित सक्सेना ने बताया कि मौसम खराब होने के चलते प्रतिदिन दिल्ली से पंतनगर सुबह 10:30 बजे आने वाली फ्लाइट रविवार को नहीं पहुंची। फ्लाइट दोपहर 12 बजे यहां से दिल्ली के लिए जाते हैं। उधर रविवार सुबह 7:20 से दिल्ली से जॉलीग्रांट आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट घने कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर पाई और यात्रियों को लेकर वापस लौट गई, जबकि सुबह 9:15 पर दिल्ली से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 10:52 पर पहुंची। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर अन्य फ्लाइट भी प्रभावित हुई हैं। उत्तराखंड में परिवहन विभाग जल्दी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सीरीज नंबर शुरू करने जा रहा है। एक से अधिक राज्यों में ट्रांसफर होते रहने वाली सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कार्मिकों को इससे राहत मिलेगी। दूसरे राज्य में तबादला होने पर उन्हें अपने वाहन का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लंबे विचार मंथन के बाद परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी के निर्देश में परिवहन आयुक्त मुख्यालय कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव को लाया जाएगा। मुख्यालय सूत्रों के अनुसार पीएस सीरीज का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगस्त 2021 में योजना को लॉन्च किया था। टैक्स राशि सामान्य वाहनों से ज़्यादा होने की वजह से राज्य में परिवहन विभाग इस पर पिछले काफ़ी समय से विचार कर रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के दशा में अन्य राज्यों ने भी परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राजस्थान और उत्तराखंड का परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक बस को लेकर ट्रायल कर रहा है। प्रतिदिन जयपुर और देहरादून से इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली भेजी जा रही हैं, जिसके जरिए देखा जा रहा है कि एक बार बैटरी चार्ज होने पर वो कितनी दूरी तय करती है। क्या यात्रा समय में कोई अंतर है? ट्रायल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सामने आएगी। एक बार चार्ज होने पर करीब 200 से 300 किलोमीटर तक बस जाने में सक्षम है। उस बीच में अगर उसे आधे घंटे के लिए फास्ट चार्जिंग मिल जाती तो बस 350 से 400 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। अगर रास्ते में जाम ना लगे तो डिपो से बैटरी चार्ज होने के बीच में सिर्फ आधे घंटे की चार्जिंग काफ़ी है, लेकिन जाम लगता है तो सिर्फ सूरत में चार्जिंग समय बढ़ाना पड़ता है। देहरादून इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पीएससी नर्सिंग में प्रवेश के इच्छुक उत्तराखंड के हजारों छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की बीएससी नर्सिंग की सीटों के लिए अब प्रवेश परीक्षा में 50% अंक लाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। दरअसल इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के तहत नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 50% अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही बीएससी नर्सिंग में प्रवेश मिल सकता है। राज्य सरकार ने परीक्षा कराई तो उसे 5,000 से अधिक छात्र बैठे, लेकिन 50% अंक लाने की अनिवार्यता की वजह से 90% से अधिक छात्र फेल हो गए। इससे राज्य के सरकारी प्राइवेट कॉलेजों की 2,500 के करीब बीएससी नर्सिंग की सीटों के खाली रहने की नौबत आ गई। राज्य के अधिकांश युवाओं के फेल होने से राज्य सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से 50% अंकों की बाध्यता को खत्म करने का अनुरोध किया। इसके बाद अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 50% अंकों की बाध्यता के बजाय 50% के आधार पर प्रवेश की छूट दे दी है। उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल और एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस छूट से राज्य में के करीब 3,000 के करीब छात्र काउंसिलिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी पेंशन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में चलेगा। मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में तय हुआ कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में विधानसभा घेराव किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में 95 ब्लॉकों में हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इससे राज्य के हर कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद राज्य के कार्मिकों को पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन से जोड़ा गया है। इसके बाद कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद 500 से 1,000 तक की न्यूनतम पेंशन राशि मिल रही है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। सरकार को चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड की तरह उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बैठक में उत्तरकाशी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुरलीधर मनोहर भट्ट को दी गई है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को रखने के लिए नियम बदले जाएंगे। इन डॉक्टरों की कमी से यहां मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशों पर चारों कॉलेज स्तर पर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्टों को काफ़ी कम वेतन मिलता है। एपी एसोसिएट और प्रोफेसर को 95,000 से 1.5 लाख रुपए तक वेतन दिया जाता है, जबकि निजी अस्पतालों में इन डॉक्टरों को करीब 1.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, जिस वजह से मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो सर्जन की कमी के चलते दून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा में अल्ट्रासाउंड, दिल, दिमाग, पेट का इलाज एवं सर्जरी प्रभावित है।
देहरादून उत्तराखंड के 2.28 लाख किसानों की पीएम सम्मान निधि पर संकट आने वाला है कि ई-केवाईसी न होने की वजह से किसान 1 फरवरी के बाद पीएम किसान निधि के पात्र नहीं रह पाएंगे। कई मरतबा ई-केवाईसी की मोहलत बढ़ाने के बावजूद इन किसानों का ब्यौरा अब तक अपडेट नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी के लिए जागरूक करना तो शुरू किया, लेकिन बामुश्किल 16 दिन में इतने किसानों के केवाईसी होना काफ़ी मुश्किल होगा। मालूम हो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में लागू की गई इसके तहत किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। हालांकि कुछ समय में इस योजना में कुछ फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। कई स्थानों पर अपात्र लोगों ने भी इस योजना का लाभ ले लिया है। राज्य में भी 19,000 से ज़्यादा लोग अपात्र पाए गए हैं, जिनमें से रिकवरी हो रही है। केवल 5.26 लाख किसान ही पूरी तरह से अपडेट राज्य में आधार नंबर के आधार पर चिन्हित किसानों में सम्मान निधि की सभी औपचारिकताओं को केवल पूरी कर पा रहे हैं। हरेला क्लब के 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। उधर खटीमा में उन्होंने कहा कि हरेला इकास के तौर उत्तरायणी पर्व भी पूरे देश में मनाया जाएगा। उत्तरायणी कौतिक उत्तराखंड की पहचान है। इन मेलों के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सौंपकर इसे आगे लेकर जाते हैं। रविवार को टनकपुर के गांधी मैदान में 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेला शुरू हुआ। शुभारंभ अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तरायणी घुघुती त्यार से हमारी संस्कृति को एक अलग पहचान मिलती है। कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि चंपावत के गोरखनाथ धाम, मां बाराही और पूर्णागिरी धाम को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। कहा कि शारदा का जल A1 क्लास हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे पूरा हरेला क्लब की महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में शारदा घाट से जल लेकर महादेव चौक, चड्डा चौराहा, राजा राम चौराहा, मुख्य बाजार, तुलसी राम चौराहा, पुरानी टंकी होते हुए गांधी मैदान तक कलश यात्रा निकाली। पवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्म पानी के छड़ा स्थित चमड़िया में रविवार को यात्रियों से भरी एक बस कार से भिड़ंत के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना के समय बस में कुल 26 यात्री सवार थे। सूचना मिली पर पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को गर्म पानी अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया। रविवार को केमू की एक बस हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही थी। इसी दौरान करीब दोपहर 1 बजे छड़ा के चमड़िया क्षेत्र में अचानक तेज गति में एक स्विफ्ट कार सामने आ गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। इस दौरान यहां से गुजर रहे अन्य वाहन बस की चपेट में आने से बाल बाल बचे। बस सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकालना शुरू किया। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ क्षेत्रवासियों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरना गर्म पानी भेजा गया। यहाँ डॉक्टरों ने हल्द्वानी निवासी मुन्नी बेलवाल 55 वर्षीय पत्नी मोहन चंद्र उम्र निवासी छड़ैल हल्द्वानी को मृत घोषित कर दिया, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर एसडीएम कोशा कोटोली, परितोष वर्मा, तहसीलदार मनीषा बिष्ट व भीमताल सीओ नितिन लोहनी व खैरना चौकी इंचार्ज दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। बचाव में राजस्व उप निरीक्षक विजय नेगी, प्रयास जोशी, आनंद राणा, हरीश बिष्ट, एसडीआरएफ की टीम जुटी रही। हल्द्वानी मकर संक्रांति पर्व यानी उत्तरायणी रविवार को धूमधाम मनाया गया। श्रद्धालुओं ने तड़के नदियों में स्नान कर पूजा पाठ के साथ पर्व मनाया। घुघुतिया पर्व के लिए घरों में पकवान बनाए। बच्चों के लिए साथ ही बुजुर्ग की भी उत्साहित दिखी। रानीबाग स्थित गार्गी नदी में कड़ाके की ठंडी के बावजूद सुबह से काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र से भी काफी लोग रानीबाग पहुंचे। उधर कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न स्थानों से पहुंचे कतूरी वंशजों ने कुल देवी जिया रानी की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जत्थों में पहुंचे कतूरी वंशजों ने शिला पर पिछोड़ा चढ़ाकर चारों ओर चक्कर लगा जयकारा लगाकर देर शाम तक नदी के तट पर लोगों की भीड़ बनी रही। इस दौरान 4 दर्जन से अधिक युवकों के यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न किए गए। नदी किनारे व्यापारियों ने भी दुकानें लगाई, जिसमें दिन भर लोगों की भीड़। नगर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। 6 माह बाद सूर्य के उत्तरायण में आने के साथ ही रविवार को माघ पर्व की भी शुरुआत हो गई। इस मौके पर कई जगह खिचड़ी भी दान कर सुख और शांति की कामना की गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थान पर जमे कर्मचारियों को अन्यत्र तैनाती दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसे लेकर ढांचा तैयार कर लिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय समित परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती अब जल्द ही फेरबदल किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीते कई सालों से कर्मचारियों के तबादले नहीं किए गए थे। इससे कर्मचारी वर्षों से एक स्थान पर जमे हुए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। नए साल की शुरुआत से
प्रचंड सर्दी का सितम लगातार बना हुआ है। तराई भावर क्षेत्र में शीतलहर और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। जनवरी महीने के 15 दिनों में 10 सबसे ठंडे रहे हैं, जबकि पिछले 4 साल में मौसम के आंकड़े देखें तो 4 से 5 दिन ही कड़ाके की ठंड रही। ऐसे में इस साल जनवरी माह सबसे ठंड गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग आईएमडी के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार तराई भावर क्षेत्र में जनवरी माह का औसत अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 5.5 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। मौसम से जुड़े आंकड़ों के अनुसार 2019 में जनवरी माह के शुरुआती 15 दिनों में अधिकतम तापमान के औसत आसपास से दर्ज किया गया, जबकि 2020 में 15 तारीख तक सिर्फ 4 दिन 15 डिग्री से नीचे तापमान रहा। वहीं 2021 में सिर्फ 2 दिन, 2022 में सिर्फ एक ही दिन तापमान औसत से काफ़ी नीचे दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। यूथ कांग्रेस ने यूकेपीएससी 2018 के बाद हुई भर्ती की परीक्षाओं पर सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि पटवारी परीक्षा लीक मामले में आयोग के जिस अनुभाग अधिकारी की मिलीभगत पाई गई, इसी पटल से पीसीएस, जे प्री और मेंस का प्रश्न पत्र बनकर तैयार हुआ। यदि पटवारी परीक्षा का पेपर 1 महीने में लीक हो सकता है, तो फिर पीसीएस मेंस का पेपर 6 महीने में कैसे लीक नहीं हो सकता। मामले में यूथ कांग्रेस ने अनुभाग अधिकारी के कार्यकाल में हुई अब तक की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में रविवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लो ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेवकूफ बना रही है। यूके SSSC में भर्ती घोटाले में आने के बाद सरकार ने कहा कि वह दूसरे इस मुद्दे पर गंभीर है। इसके बाद आगे की सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी यूकेएससी को दे दी गई, लेकिन पटवारी परीक्षा का पेपर लीक कर अंदर के लोगों ने आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया। भुल्ला ने आशंका जताई कि किस तरह आयोग के अनुभाग अधिकारी ने प्रश्नों का सेट लीक करा है, ठीक उसी तरह कई अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ सकती है। प्रेस वार्ता में नैनीताल कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, गोविंद बिष्ट, मीमांसा आर्या, आसिफ अली आदि मौजूद रहे। जोशीमठ में जमीनों में आ रही दरारों को लेकर नई चिंता उठ खड़ी हुई है। अब डर यह है कि यदि जमीनों में आ रही दरारें परस्पर जुड़ी तो समस्या गहरा सकती है। सरकार दरारों के पैटर्न पर बारीकी से निगाह बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे क्षेत्र में जमीन की दरारों के पैटर्न को लगातार जांचा जा रहा है। भूदशा से जुड़े रहे जोशीमठ में कई स्थानों पर जमीनी दरारें भी उभरी हैं। कुछ स्थानों पर दरारें काफ़ी गहरी हैं। बीते रोज दरारों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई। इसे बढ़ोतरी की वजह से जोशीमठ भूगर्भीय हलचल का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के माथे पर भी बल डाल गए हैं। रविवार को जोशीमठ पहुंचे आपदा प्रबंधन पुनर्वास सचिव के सामने इस पहलू को रखा गया। सचिव ने बताया कि जमीनों में आ रही दरारें वाले क्षेत्रों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ दरार एक लाइन से विकसित हो रही है। मनोहर बाग वाले क्षेत्र में यह ज्यादा है। इस कारण क्षेत्र में दहशत फैली हुई है, जबकि शंकराचार्य मठ क्षेत्र में कुछ कम है। यदि दरारें परस्पर मिलती हैं तो यह चिंताजनक हो सकता है। वर्तमान में CBRI, IIT रुड़की, वाडिया संस्थान, GSI, IIRS और NGRI के विशेषज्ञ जोशीमठ के भूदशा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं।